मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। वंस अगेन वेलकम टू इलेक्ट्रॉन क्लासेस। और आज हम लोग अपने मोशन चैप्टर की स्टडी को आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन दोनों के बीच का फर्क क्या है, और इनसे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज हम कई नई चीजों के बारे में सीखेंगे, तो आई होप आपको एक्साइटमेंट फील हो रही होंगी। चलिए जी स्टार्ट करेंगे। शुरू करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की एक डेफिनेशन के साथ। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। सर आज मैं इतना खुश हूँ, आज मैं आपसे फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, क्या मैं भी खुशी को मेजर कर सकता हूँ? नहीं, मुझे भरोसा है आप पर कि आप ऑब्वियसली खुश हैं। अब आप कितना खुश हैं वो तो आप खुद ही जाने। लेकिन मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर भी कर सकता हूँ, जैसे कि समय, टाइम, मेरा वेट, मेरा मास और वेट में डिफरेंस होता है। अगले से अगले चैप्टर में जानेंगे ये बातें। मास कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, वजन कितना है मेरा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। टाइम के बारे में जान सकता हूँ। फिर मैं जान सकता हूँ टेम्परेचर के बारे में कि सर आज तो बड़ा तेज़ बुखार है, और या फिर सर आज बड़ी गर्मी लग रही है, मेरे यहाँ पर एसी चल रहा है, मुझे ठंड लग रही है, ठीक है। या फिर फोर्स, कितनी जोर से किसी चीज़ को धक्का लगाया गया वो आप मेजर कर सकते हैं। प्रेशर, कि जो आप किसी चीज़ के ऊपर दबाव डाल रहे हैं तो वो दबाव उसको कितना महसूस हो पा रहा है, वो प्रेशर है, वो आप मेजर कर सकते हैं। वर्क, एनर्जी, पावर, जिन चीज़ों के बारे में हम आगे के चैप्टर से पढ़ने वाले हैं कि इन्हें कैसे मेजर किया जाता है और होते क्या है। अभी हम इतना जानेंगे कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी दो अलग अलग टाइप्स होती हैं। क्या टाइप्स होती है जान लेते हैं। एक तो है हमारी स्केलर क्वांटिटीज और एक है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, सर ये तो बड़ा अलग सा नाम है, ये क्या है? तो ठीक है जी, अब इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो अब बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के डेफिनेशंस के बारे में। सो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डिफाइंड डायरेक्शन, ठीक है जी। ऑल्सो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, मास, टाइम, टेम्परेचर। अब इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लेंगे टाइम का। सर समय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, समय कभी वापस लौट के नहीं आता है। अगर आपने आज के समय में पढ़ाई करी तो आज ही आप पढ़ पाएंगे। अब अगले साल आप 9th थोड़ी ना पढ़ेंगे, ना ही मैं चाहूंगा कि आप पढ़े अच्छे नंबर लेके पास हो जाए। अब जो डोरेमोन है, सर टाइम मशीन, वक्त में पीछे जाऊंगा, ये सब चीज़ें तो पॉसिबल है नहीं। आइंस्टीन ने खुद समय के बारे में काफ़ी बातें की हैं। अब टाइम इज यूनिडायरेक्शनल, राइट, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। क्या समय का कोई डायरेक्शन है? क्या समय अपनी डायरेक्शन को बदलेगा? समय का तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, वो बस एक ऐसी क्वांटिटी जो बढ़ रही है। मास, क्या मेरे वजन की कोई डायरेक्शन है यार? वो तो बढ़ रहा है बस। ऐसे थोड़ा कि हाँ माना मैंने इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है सर, आपका पेट आगे को आ रहा है, बट वो कोई डायरेक्शन नहीं है ना। मास हैज नो डायरेक्शन, इट्स जस्ट अ क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, मैंने कितना फोर्स लगाया, दैट इज गोइंग टू बी इट्स मैग्नीट्यूड। और वो किस डायरेक्शन में लगाया ये भी मैटर करेगा। अब लेट अस सपोज मेरे पास ये यार एक बॉटल है, राइट। अब अगर मुझे इस बॉटल को ऊपर को उठाना है तो क्या मैं इसको साइडवेज फोर्स लगाऊंगा तो ये ऊपर जाएगी? जब ये बोतल इस प्रकार से पड़ी हुई है, मैंने इस प्रकार से फोर्स लगाया साइडवेज, तो इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। अब मैं जितना मर्जी तेज फोर्स लगा लूं ये बॉटल ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि मैं डायरेक्शन ठीक अप्लाई नहीं कर रहा हूं। वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज का बस यही फर्क है कि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ और सिर्फ, स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। और मैं चाहूंगा कि मेरे सभी स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटीज बने। मैं जानता हूँ आप सभी में बहुत पोटेंशियल है, आप सब कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। कमी है तो एक ठीक डायरेक्शन की, और वो डायरेक्शन हम आपको प्रदान करेंगे कि आप एकदम सटीक डायरेक्शन में निशाना लगाएं और तीर दागे और अर्जुन की तरह उस आंख को भेज दें। चलिए जी आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब मैं बात करने जा रहा हूँ यूनिट्स के बारे में।
सर अभी अभी आप अपने स्केलर वेक्टर की बात कर रही है, अब आप स्केलर वेक्टर से रिलेटेड कुछ बताइए ना, आप यहाँ पे क्यों पहुंच गए? तो देखिए बात ऐसी है कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, उसके आगे जाकर के स्पीड एंड वेलोसिटी का और भी कई सारी बातों का। लेकिन उन सभी के बारे में जानने से पहले यूनिट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो पहले एक बार ये टॉपिक कर लेते हैं छोटा सा, फिर आगे चलते हैं। अब यूनिट्स का मतलब क्या है? क्या बचपन में ना वो एग्जांपल देते होते थे टीचर ना बच्चे छोटे कि जी आप ना एक शॉपकीपर के पास गए, आपने जाकर उनको बोला अंकल जी मुझे ना 5 चावल चाहिए। अब अंकल आपको 5 चावल के दाने देगा। आपने अंकल मुझे 5 किलो चावल चाहिए, तो अंकल आपको 5 किलो चावल देगा। कहेंगे अंकल मुझे 500 ग्राम चावल चाहिए, तो अंकल आपको 500 ग्राम चावल देंगे। अब आपको कितना चावल चाहिए उसके लिए आपको बताना पड़ेगा एक यूनिट के साथ, एक आपको बताना पड़ेगा ऐसा यूनिट। अब यूनिट की डेफिनेशन फिजिक्स में क्या दी जाती है वो जानते हैं। यूनिट्स आर डिफाइंड as tools using which one can measure physical quantities effectively। अब इस वक्त पहले मैंने बात की थी कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, उन्हें किन चीज़ों की सहायता से मेजर किया जाता है वो यूनिट्स होते हैं। अब यूनिट्स का यार देखो ऐसा है कि इंडिया में ना हम लोग मीटर, किलोमीटर, सेकेंड ऐसी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कभी कपड़े की दुकान पर जाके कुर्ता वगैरह सिलवाने जाइएगा तो बोलिएगा कि सर दर्जी जी मुझे 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर कपड़ा चाहिए, इतने मीटर का कुर्ता बना दीजिए, है ना। और या फिर आप वजन तोलने जाते हैं, मैं बार बार वजन की बात करता हूँ, मुझे अपना वजन कम करना है, मुझे याद रखना है कि करना है। वजन तोलिएगा तो आप देखिएगा कि किलोग्राम में बात हो रही है, समय के बारे में सेकंड में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सब अलग अलग यूनिट्स हैं और हमारे देश में मीटर, किलोमीटर, सेकंड को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इसी प्रकार से यार जब आप बाहरी किसी कंट्री में जाएंगे, जैसे कि कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, इन सब कंट्रीज में फॉलो किया जाता है इंपीरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसमें क्या होता है, फुट, जब सबवे जाते कहते हैं ना वो फुट लॉन्ग, ऐसे 1 फुट का वो सबवे देते हैं, खा के मजा आता है। या फिर पाउंड, कभी WWE देखते हैं तो उसमें होता है कि वेइंग इन एट दिस मच पाउंड, दिस मच फीट हाइट वगैरह, है ना। और सेकंड ईयर टाइम तो सेम रहता है दोनों में। इसी तरह से एक सीजीएस सिस्टम में होता है जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड आते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है। और इस सबके बाद में आता है सिस्टम, जो कि एक इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे कहते हैं एसआई, जो कि लैटिन टर्म है, सिस्टम इंटरनेशनल, वहाँ से बनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, अब ये बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में भी जान लेंगे। तो यार हमारे देश में तो मीटर बोलते हैं, क्रेजी देश में फुट बोल रहे हैं। अब आप मीटर के बारे में जानते हैं, आपको फुट के बारे में सपोज करते हैं पता ही नहीं है। आप किसी और कंट्री में क्या आपने वहाँ जाके सुना कितने फुट है, तो आप ऐसे समझे कि वो मैंने सच करा रहे। जब वो हमारे देश में गए थे वो ऐसे समझे यार यहाँ पे तो मीटर में बात हो रही है, हमें तो फीट किया जाता है। अब एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दिया गया ताकि जो साइंटिफिक वर्ल्ड में साइंटिफिक चीज़ें होती हैं उन सभी को एक सिस्टम से किया जाए और किसी भी साइंटिस्ट को किसी और कंट्री के साइंटिस्ट की तरह वर्क को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है जी। इसलिए बनाया जाता है सिस्टम, एक सिस्टम, तो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया, ठीक है। अब थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं एक बार, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे सर ये आप इतनी जल्दी जल्दी करा रहे हो, हमें तो लिखने का टाइम नहीं मिल रहा। नोट्स बनाने बहुत आवश्यक है, हमेशा नोट्स बनाएं। चीज़ों को याद रखना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन लिखा हुआ आपको हमेशा याद रखते हैं। और आप कभी रिवाइज करने बैठेंगे तो एक बार उन्हें देखकर नजर मार लेंगे। अच्छा, अगर हमारे कुछ आलसी बताते हैं सर मेरे को तो नींद आ रही है, तो उनके लिए नोट्स ऑलरेडी बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है पीडीएफ फॉर्म में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स, वीडियोस और भी कई सारे रिसोर्सेज और डिस्कशंस के बारे में पता लगता है, ठीक है जी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो यूनिट्स बारे में जानेंगे। यूनिट्स आर डिफाइंड एज टूल्स यूजिंग व्हिच वन कैन मेजर फिजिकल क्वांटिटीज इफेक्टिवली। फॉर एग्जांपल ये मैंने सिंबल्स लिखे हैं यार, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर, ग्राम एक्सेट्रा, ठीक है जी। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। System of units is a collection of units of measurement and rules relating them to each other. For example, सर किलोग्राम के बारे में बात करें, किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो एक रूल है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे। इसके बाद सीजीएस सिस्टम है हमारा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, जिसमें यूज होते हैं। एक आपका एमटीएस, जिसे मैंने कहा है मैट्रिक सिस्टम, जिसमें मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम और सेकंड की बात होती है। फिर हम एफपीएस,
फुट पाउंड सेकंड जो कि इंपीरियल है जैसे मैंने कहा, और इसके बाद आता है एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसे क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसको किसी अलग भाषा में सिस्टम इंटरनेशनल नाम दिया गया है, जिसके बाद में इसे ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसलिए आई बाद में है यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे आई पहले है, तो उसका एक रीजन है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। फाइनली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं और स्केल और वेक्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी पर, जिससे हमें स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ा और ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। तो चलिए शुरू करें। तो शुरुआत करेंगे डिस्टेंस की डेफिनेशन के साथ और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के साथ, जिसके बाद मैं आपको ये दोनों के दोनों टर्म अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है जी। सो डिस्टेंस, it is the actual length of the path traveled irrespective of the direction the body moves. Distance is a scalar quantity, it is denoted by s. Then displacement, it is the shortest straight line distance between the initial position and the final position in a given direction. It is a vector quantity, it is denoted by s and उसके ऊपर एक l. अब समझते हैं कि ये कहानी आखिरकार है क्या। हमने बोला था लास्ट टाइम कि स्केलर जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं। सिमिलरली डिस्टेंस का भी कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड। और डिस्प्लेसमेंट के केस में हमें एक डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ रही है, राइट। अब पाथ लेंथ और एक्चुअल पाथ का मीनिंग समझते हैं आखिरकार क्या है। लेट अस सपोज यार मैंने यहाँ पर ना 3 केसेस ले रखे हैं, ठीक है, और मैं इन सभी केसेस में एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, मैं चाहता तो इस तरह से थोड़ा ऊपर जाकर के इस तरह से ऊपर खाबर रास्ता ले सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ से एक सीधा नीचे को जाकर कर्व में रास्ता ले सकता हूँ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी ले सकता हूँ। आप लोगों ने मैथ्स में चीज पढ़ी होगी यार कि हर पॉइंट से ना इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस पास करती है, लेकिन अगर आप 2 पॉइंट्स लेंगे तो उन दोनों के बीच में से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, और ये जो लाइन है ना यार, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इससे कोई छोटा रास्ता यहाँ पर है ही नहीं अवेलेबल। सिमिलरली हम ए वाला केस लेते हैं, मुझे ए पॉइंट से सी पॉइंट जाना है, जो कि मैंने पर्पल कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब अगर मैं चाहता तो मैं पहले ए से बी पर जाता 3 मीटर ट्रैवल करके, फिर मैं बी से सी पर जाता 4 मीटर ट्रैवल करके, राइट। या फिर मैं चाहूँ तो मैं सीधा ही ए से लेकर के सी तक की एक लाइन कवर कर लेता हूँ, जो कि मेरी 5 मीटर की है। ठीक है, अब यहाँ मुझे ए पॉइंट से जाना है लेट अस से सी पॉइंट तक। अब चाहूँ तो मैं पहले ए से सीधा ही सी पर पहुंच जाऊं, राइट, जिसका मीनिंग है मैंने 20 मीटर कवर करे हैं। चाहूँ तो मैं सीधा ए से लेकर के पहले डी तक जाऊं, फिर मैं सी तक आ जाऊं। तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रेट डिस्टेंस तो भी 20 है यार, लेकिन जब मैं देखो मैंने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो देखो मैं ए से लेकर के पहले डी तक गया था जो कि 30 है, बस डी से लेकर के मैं सी तक जो कि 10 और है, यानी कि 30 प्लस 10, मैंने यहाँ पर 40 मीटर्स कवर करा है। लेकिन मेरे ए पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक मैंने सिर्फ 20 मीटर ही ट्रैवल करा है। तो यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन डिस्टेंस उस पूरे के पूरे पाथ को मिला करके बना हुआ। अब मुझे क्या पता है मैंने कौन सा पाथ लिखा है, और जरूरी सुना कि मेरा पाथ लेना पॉसिबल है मेरे लिए। लेट अस सपोज यहाँ पर मैं पानी के अंदर एक तैरने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से कि मैं ना एक स्विमर बन जाता हूँ, है ना, तैरते हैं, अब मैं तैर रहा हूँ, अब मेरे चारों तरफ पानी है, राइट। अब इस पानी में कुछ चट्टानें हैं, अब अगर मुझे यहां से लेकर के यहां तक जाना है, तो मैं जब इस रास्ते में जा रहा हूं तो मैं इन चट्टानों से टकरा भी सकता हूं, तो मुझे इन चट्टानों के आर पार होना पड़ेगा किसी तरह से। इनके मैं इस तरह ऊपर से गया, इसके नीचे से गया और ऐसे गया, तो यार मैं पहुंचा तो मैं यहां से लेकर यहां तक ही हूं ना यार, पहुंचा तो मैं ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक ही हूं, जो कि मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक स्ट्रेट लाइन जॉइन करने में मिलने वाला। लेकिन मैं इस तरह से जा नहीं सकता क्योंकि मुझे ऐसे कर्व लेना पड़ रहा है, राइट। अब देखो लेट अस से
मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है ना, तो चंडीगढ़ से मैं दिल्ली जाऊंगा तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं बाई एयर चला जाऊँ या फिर मैं बाई कार चला जाऊँ। और जब मैं बाई कार जाऊँगा मुझे बार रास्ते में मोड़ काटने पड़ेंगे अलग अलग जगह पे जाके, तो मेरा डिस्टेंस जो बढ़ रहा है, राइट। लेकिन बाई एयर जाता है तो स्ट्रेट लाइन ही ट्रैवल कर रहा है एक तरह से, मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, जैसे यहाँ से लेकर मुझे जाना है जैसे चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक, राइट। तो यहाँ धरती पर तो मैं कुछ इस तरह से मोड़ वगैरह काट के पहुंचाऊं, या फिर सीधा बाय एयर ट्रैवल कर जाऊं। और इसी वजह से ऑब्वियसली यार बाय एयर जाने में वो टाइम कम लगता है और आपको ज़्यादा टाइम लगता है बाय रोड जाने में, क्योंकि बाय रोड में आपको इतने सारे मोड़ काटने पड़ते हैं, प्लस ट्रैफिक कितना है यार आजकल। पर एयर ट्रैफिक तो है ही ना, हवा में तो एक ही जहाज जा रहा है, आसपास के और जहाज आ रहे हैं तो इतने जहाज है नहीं, राइट। अच्छा, ऐसे हमारी गाड़ी है उसमें ऑडोमीटर लगा होता है। ऑडोमीटर का काम क्या है? ओडोमोस मच्छर भगाता है? नहीं ये बेसिकली डिस्टेंस कवर करता है यार, कि मैंने कितना पाथ लेंथ कवर करा है। जब मैंने स्ट्रेट लाइन निकाला डिस्टेंस कि यार मैं ना इधर से चला और मैं दिल्ली तक गया 250 किलोमीटर है, लेकिन जब मैंने अपनी गाड़ी का मीटर चेक करा मेरा 300 मीटर हो गया। वह ये कैसे पॉसिबल है? गूगल पर कुछ और बता रहे, गूगल का पता मैं किस रास्ते से गया हूँ, गूगल ने तो मेरा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस सबसे बता दिया मुझे। हाँ आई एग्री, गूगल मैप सब सड़कों के हिसाब से बताता है कि आप किस तरह से मोड़ के गई हैं, लेकिन अब एक छोटा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हिसाब से चलेंगे तो प्रॉब्लम है यार, तो इतना गए तो यहाँ से याद रखनी है। अगर से आप स्कूल में मैम मैं गो टू वॉशरूम जाएंगे, घूम और सीधा पहुंच जाएंगे, वापस आते टाइम पता नहीं क्या करते हैं, घूम के पूरा कॉलेज के स्कूल आते हैं, राइट। तो ठीक है यार, इन एग्जांपल्स की मदद से हंसी मजाक में आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है। तो ठीक है यार, अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ मैं और इनके बारे में, और फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, आपको बताते हैं कि आपको किस तरह के सवाल पूछे रहते हैं, और इसी के साथ आपको एक फिजिक्स का एक नया अध्याय के बारे में बताते हैं, न्यूमेरिकल्स के बारे में, जिससे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं, पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम आपके साथ हैं। सो वापस से पहले वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने सबसे स्टार्टिंग में लिया है, A B C D 0 10 20 30। अब देखो यार, जब मैं A से लेकर के D तक गया, फिर D से लेकर C पे आया, तो एक बात मैंने ऑब्जर्व कर ली हुई है कि जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है ना वो डिस्टेंस के मुकाबले छोटा है। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हाँ, डिस्टेंस और डिस्टेंस से बराबर हो सकते हैं कि हम सीधा ही A से लेकर C तक गए हैं, पर अगर मैं A से लेकर D पे जाऊँ फिर D से C पे हो तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ा हो जाए, राइट। अच्छा, अगर मैं C से चला, मैं C से D पे गया, D से C पे आ गया, तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ? मेरा इनिशियल पोजीशन था, ये मेरा फाइनल पोजीशन था, मेरे फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, वहीं पे पहुंच गया घूम फिर के, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है? अगर आप कुछ ना कुछ पाथ ट्रैवल करो डिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकता ना यार, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अच्छा, एक और बात देखते हैं यार कि मैं जो हूं ना यार C से लेकर के D पे गया, फिर मैं D से लेकर के D पर आ गया। अब यहाँ पर एक और पहली चीज है यार कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूंगा, जैसा चलते हैं ना ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव होता है और यहाँ पर एक्स के इस तरफ को रहता है, ओरिजिन के इस तरफ नेगेटिव रहता है। तो लेट अस से कि मैंने अपने ओरिजिन को यहाँ प्लेस करा हुआ, ये है मेरा ओरिजिन पॉइंट, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो मैं एक्सिस में राइट साइड पे जा रहा हूँ तो साइड से मेरी पॉजिटिव रहने वाली है, और इसकी इस तरफ दूसरी साइड सारी नेगेटिव रहने वाली है। जब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, राइट साइड पे जा रहा हूँ, तो मैं पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, जब मैं उल्टा होके आ रहा हूँ तो मैं एक नेगेटिव डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जब मैं C से D पर गया, फिर मैं D से B पर आया, तो सर आप 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है आपका, लेकिन वो माइनस डायरेक्शन में है, यानी कि वो -10 हो गया है, ठीक है। और एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा प्यारी बात है कि यार अगर मैंने इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। ग्राफ को उल्टा कर दीजिए, तो इधर नेगेटिव कर लीजिए, पॉजिटिव कर लीजिए, कहानी वही हो जाएगी फिर से
प्लस माइनस साइन का फर्क आएगा सिर्फ और सिर्फ। अब ये आपके ऊपर है कि आपने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, किस डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, राइट? इट इज ऑल सब्जेक्टिव। So like I said in the previous lecture, physics is a very respectable subject. हर चीज किसी ना किसी चीज के विद रिस्पेक्ट टू हो रही है। तो आपने इस डायरेक्शन को विद रिस्पेक्ट टू निकाला है या इस डायरेक्शन को विद रिस्पेक्ट टू निकाला है, प्लस माइनस का फर्क आ सकता है। अब कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि माइनस ही ऐसा क्या है, क्या माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ये क्या हरकतें हैं? राइट, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आज जैसे बड़े प्यारे नेता भी हैं राहुल गांधी जी, एजुकेटेड मिनिस्टर कहते हैं लोगों को। अब एजुकेशन और नॉलेज का फर्क है। सो ये एक ऐसी चीज है जिसमें उन्हें अलग अलग सोच निकलेगा। ये है हमारा माइनस साइन, इसमें प्लस जाएगा तो वो क्या बनेगा, माइनस। माइनस जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस। लगेगा माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस बड़ा शरीफ सा है, वो बड़ी शराफत की चीज है। उससे पहले प्लस निकल आएगा, माइनस वाले को माइनस निकल आएगा, कोई इन्वर्जन नहीं होगा। तो ठीक है जी, अब जरा सवालों पे चलते हैं। थ्योरेटिकली आपको सारी बात बता दी है, अब देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ सवालों के साथ, जो कि बेस्ड करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जो पहला सवाल आपके लेके आया हूँ वो है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये रहा पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। तो डिस्टेंस का पहला पॉइंट डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट का पहला पॉइंट डेफिनेशन। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, whereas displacement is the shortest taken distance between initial and final position. Second point आएगा scalar and vector का। Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Third point, distance remains positive, cannot be zero or negative. Distance जो हमेशा पॉजिटिव रहती है, कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट कभी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये कुछ भी हो सकती है, अलग चल रहा है। फिर डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और मोर देन डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन इट, बट नेवर मोर देन इट। ठीक है जी, तो इन सभी पॉइंट्स को आसान भाषा में समझेंगे। पहले दो पॉइंट तो हम समझ आ ही रहे हैं क्योंकि हम अभी डिस्कस करके रहे हैं। अब यार कुछ ज्ञान की बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में हमेशा जो है वो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा पॉजिटिव में रहे। आपके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपको कोई ठोकर लग रही है, आप रुक रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जिंदगी की रेस में हमेशा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहनी चाहिए। हो सकता है कि आज आप थोड़ा पीछे भी आ जाए, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए यार। जिंदगी में आगे बढ़ो, पीछे नहीं जाते। ठीक है, जीरो भी नहीं होना चाहिए कि जी हम बहुत आगे गए, बहुत मेहनत करी, फिर हम वहीं थम गए, फिर हम पीछे रह गए और वहीं रह गए। जीवन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट हमारा रहना चाहिए पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहता है जब आप अपने इनिशियल पोजीशन से आगे रहते हैं। अगर इनिशियल पोजीशन से पीछे आ गए तो नेगेटिव, और इनिशियल पोजीशन पर ही रह गए तो शून्य। ठीक है जी। उसके अलावा डिस्टेंस जो है वो मुझे डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखो यार, कभी लाइफ में आपको ऐसा लगे कि यार हम तो खुद से ही पीछे खड़े हैं, तो एक बात याद रखना यार कि आपने एक डिस्टेंस कवर करा है। आप बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। बेशक आप खुद से थोड़ा पीछे महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आपने एक डिस्टेंस जरूर कवर करा है, यानी कि आपने कुछ मेहनत करी है, एंड उस मेहनत का रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। आप थोड़ी और मेहनत कीजिए, बेशक आप खुद से अपने आप को आगे ही करें। ठीक है जी। तो इन ज्ञान की बातों के बाद अगले साल चलते हैं और हमारे इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड। सो अब हम करने वाले हैं हमारा इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल। सॉल्व द रिकॉर्ड अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर वेस्ट एंड देन 3 किलोमीटर नॉर्थ, व्हाट इज हिज नेट डिस्प्लेसमेंट। अब यार मैंने देखा बच्चों को ना एक बड़ा डाउट रहता है कि उन्हें ये नहीं समझ आता कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ कैसे होता है। बचपन में वो सिखाते होते थे कि आप तो साउथ वॉक देखो, जहाँ से निकला वो ईस्ट है। यहाँ पर तो ऐसे
सूरज की तरफ खड़े हो जाओ, तुम्हारे राइट साइड ये होगा, लेफ्ट साइड ये होगा। अब इंसान सोच पड़ जाता है सूरज निकला कहाँ से था, क्योंकि हमारे पास सुबह से उठ के सूरज देखने टाइम तो होता नहीं है, बस के कॉलेज स्कूल के लिए बस पकड़नी होती है ना। तो आप लोग कुछ नए पूरे साल कर देते हैं यार। एक ट्रिक बताया था आपको जो मैंने पर्सनली बहुत यूज़ किया। तो हमारा इंडिया का जो मैप है उसके अंदर ऊपर की तरफ नॉर्थ है, जहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर का रीजन आ गया, साउथ में हमारे सदर्न स्टेट्स आ गए, फॉर एग्जाम्पल आपका केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर आपका राजस्थान और गुजरात आ गया, यहाँ पर एक वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की आपकी 7 सिस्टर्स आ गई, राइट। तो एक चीज़ में हमेशा याद रखते थे कि मैं ये पता था मैप देखा यार याद है वेस्ट बंगाल जो है ना वो ईस्ट में होता है, वेस्ट बंगाल जो है वो ईस्ट में है, यानी कि ईस्ट जो राइट साइड पे होता है और वेस्ट जो लेफ्ट साइड पे होता है, ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ होता है। तो आई होप इससे आप भूलेंगे नहीं। वैसे और कमाल के बताता हूँ कि हम बोलते हैं ना सर न्यूज़ देखनी चाहिए, न्यूज़ न्यूज़ का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो शॉर्ट में NWS न्यूज़। सो ठीक है जी, इन चीज़ों के बाद में ज़रा एक्चुअल सवाल करें। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेट अस सपोज कि मेरा जो आदमी है उसने सी पॉइंट से चलना शुरू किया, राइट। यहाँ पर दे रखा है वो 4 किलोमीटर वेस्ट में गया, यानी कि वो सी पॉइंट से वेस्ट में यानी कि लेफ्ट साइड पर 4 किलोमीटर आया, उसके बाद 3 किलोमीटर नॉर्थ में गया, तो ये बी से लेकर ए तक ऊपर की तरफ पर 3 किलोमीटर गया। या अच्छा एक बार याद रखना, मैं ये ऊपर से देख रहा हूँ, लाइक एरियल व्यू है जिसमें किसी हेलीकॉप्टर का देख रहा हूँ, है ना। और ये अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो सी से लेकर के ए तक के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी जो मेरे हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। अच्छा कमाल क्या पता है ट्रायंगल्स के बारे में, कि एक ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, लेकिन ट्रायंगल की बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है कि किसी भी साइड का जो वैल्यू होता है वो सम ऑफ 2 साइड से हमेशा कम रहता है। तो आप ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड लेंगे तो वो डिस्टेंस रहेगी, और आपकी शॉर्टेस्ट साइड है वो मतलब कोई भी साइड रहेगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही रहेगी। इसका मतलब नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल होगा तो हमेशा एक साइड हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, तो बाकी के 2 साइड्स का सम उससे बड़ा आएगा, राइट। ठीक है जी, इतनी कहानी हमें समझ में आ चुकी है। अब जरा क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि आप पेपर में कैसे लिख के आएंगे, है ना। So a man starts walking from C in west direction and reaches B. He then moves in the north direction and reaches A. ठीक है जी। अब टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा AB plus BC, यानी कि 4 plus C is equal to 7 किलोमीटर। आफ्टर दैट हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि मैंने कहा AC आएगा जो आपका हाइपोटेन्यूज है, इसे कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। So AC square is equal to BC square plus AB square. That means 4 square plus 3 square यानी कि 16 plus 9 equal to 25. अब मुझे AC का वैल्यू निकालनी है, यानी कि मैं यहाँ पर लूँगा इसका स्क्वायर रूट, जो क्या आएगा AC is equal to 5 किलोमीटर, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो है हमारी 5 किलोमीटर आ चुकी है, जो कि AC के बराबर थी। तो फाइनल आंसर क्या है। सो अब हम लोग करने वाले हैं एक NCERT की टेक्स्ट बुक का इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो पेज नंबरिंग है ये पुराने NCERT के वर्जन के हिसाब से है, क्योंकि मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आपने सभी ने आगे जाकर के साइंस की ही फील्ड में पढ़ाई करनी है। हमें इस बात से घबराना नहीं है कि साइंस मुश्किल सब्जेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेडिकल नॉन मेडिकल इस तरह के सब्जेक्ट लें। अगर आप कॉमर्स वगैरह भी ले लें तभी मैं ये कोशिश करूँगा कि आप फिजिक्स में एटलीस्ट हर चीज़ के बारे में जानते हो, जो कि क्लास 10 के सिलेबस में एक टाइम पर हम लोगों ने अपने समय पर की थी। जो हमने अपने समय पर किया था हम चाहते हैं आप वही आप भी करें, ठीक है। सो जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ अभी आपके लिए वो है NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 1100 पे गिवन है पुरानी NCERT की बुक के हिसाब से, जिनका वीडियो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। सो एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव डिस्प्लेसमेंट? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं यार कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है, और सिर्फ आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी कि आप घूम फिर के सेम इनिशियल फाइनल पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं, राइट। तो इसके लिए जो एग्जांपल दे रहे हैं वो ले रहे हैं सर्कुलर ट्रैक है यार, जिसपे मैं जो हूँ लेट सपोज जॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि करने की जरूरत तो मुझे है यार, ये इतना बड़ा कोड लेके बैठा हूँ मैं हैवी तो यार यहाँ से मैंने जॉगिंग करनी शुरू करी इस स्टार्टिंग लाइन से, मैं चल भागा यहाँ आया। जब मैंने एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया तो मैं घूम फिर के वहीं पर आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 0। So the answer is yes, it can have 0 displacement. For example, if a person
Jogging in a circular track completes one round and comes back to the initial position. आप जॉगिंग करते करते अपना एक राउंड पूरा करते सर्कुलर ट्रैक का और आप फिर से उसी इनिशियल पोजीशन पे रहते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 0। ठीक है जी, चलिए जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो मैं लेकर आया आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि है एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 100। सो सवाल दे रखा है मेरे पास, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 meters side in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 12 minutes 20 seconds from his initial position? मैं पास ये सवाल दे रखा मान लेते हैं कि मेरे पास स्क्वायर फील्ड है वो ए बी सी डी एक स्क्वायर फील्ड है। मेरे फार्मर ने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ए से लेके डी पे गया, सी डी से लेके सी पे गया, सी से लेके डी पे गया और डी से लेके ए पर आया। ठीक है जी, स्क्वायर फील्ड की जो वन साइड देखिए वो 10 मीटर से यानी कि इसका पेरीमीटर आएगा वो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 40 मीटर, यानी कि एक राउंड में ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक राउंड के लिए जो समय लिया जा रहा है वो 40 सेकंड में, यानी कि 1 मिनट में 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है जी, यानी कि ये 2 मिनट्स 20 सेकंड्स लेगा और ये 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो यानी कि 2 मिनट्स 20 सेकंड यानी कि 2 × 60 प्लस 20 जो कि इक्वल टू आ रहा है 60 सेकंड, यानी कि आगे बढ़ने 140 सेकंड्स 1/40 सेकंड माने कि इसने 140 मीटर कवर करा है। एक राउंड से 40 मीटर का था, इसमें 40 मिनट वेट करता हूं, मेरे पास में आता है 3.5 यानी कि इसने 3.5 राउंड्स लगाए। इसने पहला एक राउंड कंप्लीट किया, इसने बी गया सी गया डी गया डी ए पर आया, एक राउंड खत्म हुआ तो ये हुआ एक राउंड। उसके बाद में सेकंड राउंड, उसके बाद में ये हुआ उसका थर्ड राउंड। इसमें इसने आधा राउंड करे, यानी यहां पर ए से बी पे गया, बी से सी पे गया और यहीं पर रुक गया। तो इसकी इनिशियल पोजीशन से ये फाइनल पोजीशन बनी है कि इन दोनों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि जो इसका ये डायगोनल है स्क्वायर का, दैट इज गोइंग टू बी 10√2 मीटर्स। पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर सकते हैं 10² + 10² ये आएगा 10√2 मीटर्स। ठीक है जी, तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है जी, अब हम लोग देखते हैं कि अब एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे थ्योरेटिकल वे में हर एक चीज को अच्छे से प्रेजेंट करते हुए। सो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 10 मीटर। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताना पसंद करता हूँ। स्टूडेंट्स मेरे को आके ये पूछते रहते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते हैं यार कि कैसे किया जाए। तो यार सबसे पहले आपको लिखना है कि आपका क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो आपने लिखना है आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड करने की जरूरत है। राइट, जब आपको ऑलरेडी पता चल कि आपको क्या क्या गिवन है क्या क्या फाइंड करना है तो आपके लिए चीज़ें सामने रखती हैं, आपको हर चीज़ आपके सामने दिख जाती है। अच्छा एक और बात, कई बार ऐसा होता है कि हमारे को ना कुछ चीजें हिडन होती है, उस हिडन इन्फॉर्मेशन को आपको खुद से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे आ चुका है, बस इतना दे रखा होगा कि इट स्टार्ट्स विद 0 मीटर पर सेकंड। या फिर हो सकता है कि आपको किसी ने ये नहीं बताया कि वो 0 मीटर पर सेकंड से शुरू कर रहा है, सो ये लिखा होगा कि इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। तो रेस्ट पोजीशन का मतलब 0 मीटर पर सेकंड है, वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। अभी मीटर पर सेकंड वगैरह क्या है क्या नहीं, ये जो कहानियां मैंने बोलनी है वो आपके दिमाग में नहीं आई होंगी। अभी आगे कुछ लेक्चर्स आपको ये चीज़ समझ आएगी कि मैंने ये क्यों कहा। तो देख कर आपने यहाँ पर लेंथ ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 10 मीटर्स, पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 4 × a एंड साइड इज इक्वल टू 40 मीटर्स, टाइम फॉर वन राउंड इज इक्वल टू 40 सेकंड। जो फार्मर है उसने इसका मतलब है कि 1 मिनट में 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट्स 20 सेकंड इज इक्वल टू, जितना भी टाइम आएगा उतना ही मीटर्स होगा, यानी कि 1 × 140 1 मीटर इन 1 सेकंड 1 × 140 140 सेकंड्स आए हैं। कैसे ये आपने देख लिया, तो ये आएगा 140 मीटर डिस्टेंस। तो मैंने कहा नंबर ऑफ राउंड कंप्लीट आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकंड यानी कि 140/40 इज इक्वल टू 3.5 राउंड्स। फिर आफ्टर 3.5 राउंड्स द फार्मर रीचेस पॉइंट सी, यानी कि ये यहां पर आ चुका है। यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट हमारा डायगोनल इसके डायगोनल के अपोजिट बराबर आएगा जो कि आने वाला है AC के बराबर। फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम आई गेट AC² इज इक्वल टू AB² + BC² जो आने वाला है 10² + 10² दैट इज इक्वल टू 100 + 100 इज इक्वल टू 200। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा जो कि आएगा 200 का स्क्वायर रूट, इसे मैं फैक्टराइज कर रहा हूं 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मैं पेयरिंग करूंगा तो स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा 2 × 2 1 बना और 5 × 5 एक पेयर बना। जो पेयर मैंने बाहर निकाला 2 × 5 = 10 आएगा और बीच में यहाँ पर ये वाला 2 बच गया, यानी कि आएगा 10√2 मीटर्स। फाइनल आंसर में लिखेंगे thus the magnitude of displacement is 10√2 meters।
ठीक है जी। क्वेश्चन करना एक बात है, क्वेश्चन को पेपर में अच्छे से प्रेजेंट करना अलग बात है, और आपकी दोनों ही चीज़ों में निपुणता होनी चाहिए। चलिए जी आगे चलते हैं। सो ठीक है जी, अब हम करने वाले हैं हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन आज के दिन के। पहला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, which of the following is true for displacement? Number 1, it cannot be 0. Number 2, its magnitude is greater than distance traveled by the object। जो कि दोनों बातें गलत हैं। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू 0 हो सकती है अगर आप घूम फिर के उसी जगह पर आ जाए, और डिस्प्लेसमेंट जो है कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। दोनों फॉल्स है, जैसे मैं लिखा भी है। नेचर ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ आर फॉल्स। इसका हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल, जो कि हमारे एनसीईआरटी के इंटेस्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो भी है पेज नंबर 112 पे। क्वेश्चन मेरे पास में, an athlete covers 1 pound of circular track of diameter 200 meters in 40 seconds, but will be the distance traveled and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds। ठीक है जी। सो मेरे पास डायमीटर दे रखा है 200 मीटर। ठीक है, मैं पहले सर्कमफ्रेंस निकाल लूंगा एक बार। तो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक का मुझे पाथ लेंथ निकालना है, मुझे सर्कमफ्रेंस निकालना होगा। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई r यहां पे पाई d। अच्छा, पाई की वैल्यू अपने आप में क्या है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। हम लोग जानते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7 या फिर 3.14 ले लेते हैं, बट एक्चुअल पाई का मीनिंग क्या होता है कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। तो अगर अपने यहाँ से मल्टीप्लाई बाय डायमीटर करें तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर सर्कमफ्रेंस का ही मिलता है, राइट। तो ये है पाई d, और 2 पाई से पाई और d की वैल्यू 2 r इक्वल टू पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 पाई आता है। तो रीजन है कि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू पाई d या फिर 2 पाई r क्यों होती है। तो ठीक है यार, मैं इसे सीधा पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास में रहेगा 200 पाई मेरी सर्कमफ्रेंस। अब मैं निकालता हूं कितने राउंड मारे हैं। एक राउंड में 40 सेकंड ले रहे हैं, उसके लिए जो टाइम लिया है वो है 2 मिनट 20 सेकंड का। यानी पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर जो 40 सेकंड का टाइम आएगा, जो कि 40 सेकंड का एक राउंड बनेगा और आंसर आएगा 3.5, यानी कि 3.5 राउंड मारे गए। ठीक है, मैं 3.5 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगी हमारी डिस्टेंस कवर, सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय 3.5, नंबर ऑफ राउंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। 7 बाय 2 लिख सकता हूं 3.5 को, यहाँ पर आएगा 22/7 जो कि है मेरी वैल्यू ऑफ पाई, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा डायमीटर यानी कि 200। काटाकाटी करेंगे, 7 से ये गया, 2 से ये गया, 11 तो 2 से 2200 जो कि हमारी डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं यार। मेरे पास में गोला है ना, सर्कुलर ट्रैक है। मैंने 1 राउंड मारा, इधर को आया, 2 राउंड मारे, इधर आया, 3 राउंड मारे, इधर आया। अब मैंने आधा राउंड मारा, मैं यहाँ पहुंचा, यानी कि मैं डायमीटर के लिए अपोजिट एंड पे हूँ, यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट इक्वल डायमीटर आएगा, यानी कि वो आएगा 200 मीटर। तो ठीक है जी, इससे पहले क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, और फिर आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। तो चलिए जी इसको देख लेते हैं एक बार। तो जैसे मैंने कहा, अब हम जान लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे लिख के आएंगे। सो मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको। डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक d is equal to 200 meters, therefore circumference of the circular track is equal to pi d is equal to 205 meters, distance covered in 40 seconds is equal to circumference is equal to 200 pi meters, distance covered in 2 minutes 20 seconds यानी कि in 140 seconds is equal to 200 pi divided by 40। मैंने 40 क्यों करा, यानी कि मैंने निकाला है 1 सेकंड का डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टोटल सेकंड। 200 pi divided by 40 multiplied by 140 is equal to 5 times 22/7 into 140 is equal to 2200 meters। अब number of rounds completed by the athlete in 2 minutes 20 seconds is equal to 140 divided by 40, time taken for 1 second for 1 round is equal to 3.5 rounds। After completing 3.5 rounds, the athlete reaches diametrically opposite ends of the circular track, hence the displacement is equal to the length of the diameter, that is 200 meters। Therefore the distance traveled is 200 meters and the displacement is 200 meters। तो इसके साथ आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। आपकी सहूलियत के लिए नोट्स एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आपको एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टार्टिंग में ही पूरे के पूरे लेक्चर के नोट्स एक साथ मिल जाए और आप आगे की भी पढ़ाई खुद से करने की कोशिश करें और फिर हमारे लेक्चर्स को देखें, तो आप फुल नोट्स को एक बार में परचेज भी कर सकते हैं, पूरा पूरा पीडीएफ, या फिर आप फ्री में यूट्यूब पे उनका लाभ उठा सकते हैं, जैसे एक एक लेक्चर के साथ में आपको मिलते रहेंगे। ठीक है जी, आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।